प्रिय मित्रों एवं छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी जैव वैज्ञानिकों का बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले 2 सेशन में हम लोग जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन और मेंडल के किए गए प्रारंभिक कार्य में मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल वर्ण संकरण का अध्ययन किए थे। अब हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विवर्ण संकरण 2 लक्षणों के अनुचलन का अध्ययन करेंगे। डायहाइब्रिड का क्या मतलब हुआ कि जब कोई प्रयोग 2 लक्षणों की आनुवंशिकता के लिए किया जाता है तो 2 लक्षणों के कारण इसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। कैसा 2 लक्षण? तो जैसे उदाहरण के लिए आप लीजिए कि लंबाई टॉलनेस तो लंबा नाटा हो सकता है और फूल का रंग जो पर्पल या सफ़ेद हो सकता है। अगर इन दोनों बात को एक साथ लेके हम चलें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार पहली पीढ़ी में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा, यानी सभी पौधे टॉल होंगे और सभी पौधों में फूल का रंग पर्पल होना चाहिए, क्योंकि टॉल और पर्पल कलर ये डोमिनेंट है। लेकिन दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर 2 कैरेक्टर लिया, टॉल और दूसरा कैरेक्टर लिया पर्पल। आपके पास मेंडल का जो 7 सेट था, आप उस 7 में से कोई भी 2 सेट ले सकते थे। आप जब किसी नए स्पेसीज पर काम कीजिएगा या मेंडल के द्वारा चुने हुए पाइजम सटाइवम में ही 8वां 9वां 10वां कोई भी कैरेक्टर लीजिएगा तो आपको 2 सेट बनाना पड़ेगा। दोनों में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव का सिलेक्शन करना होगा, तब एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो यहाँ लिए गए 2 कैरेक्टर के कुल 4 ट्रेट हुए। अब देखिए, एक कंडीशन है जिसमें टॉल और पर्पल एक साथ यानी दोनों डोमिनेंट एक साथ, ड्वार्फ और वाइट एक साथ यानी दोनों रिसेसिव एक साथ है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हुआ। पहली पीढ़ी में सभी टॉल पर्पल हो गए, लेकिन F2 जनरेशन में 4 कॉम्बिनेशन बन गए। चारों संभावनाएं एक साथ आ गई। कैसे? तो टॉल के साथ पर्पल रहा, यह पेरेंट की तरह हो गया। ड्वार्फ के साथ वाइट रहा, यह भी पेरेंट जैसा हो गया। ये 2 नया कॉम्बिनेशन है जिसमें टॉल के साथ वाइट आ गया और ड्वार्फ के साथ पर्पल आ गया। इसलिए इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट। अब इनकी संख्या कितनी होगी? तो 9/16, 3/16, 3/16, 1/16 रेशियो हुआ 9:3:3:1। तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन का क्या रेशियो आया? तो 3:3। और पेरेंटल टाइप तो 9:1। अब कॉम्बिनेशन को हम बदल रहे हैं। टॉल के साथ आ गया वाइट, यानी कि एक डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव, पहला रिसेसिव के साथ दूसरा डोमिनेंट। पहली पीढ़ी में क्या हो गया? फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी टॉल के साथ पर्पल आ गया। और दूसरी पीढ़ी में फिर उसी तरह से 4 कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन ध्यान दीजिए कि अब ये बीच वाला जो कि पहले हमने कहा था कि यह रिकॉम्बिनेशन है, ये तो पेरेंटल टाइप है। टॉल वाइट था, ड्वार्फ पर्पल था, तो ये दोनों पेरेंटल टाइप है जिसका 3:3 रेशियो है। और बाकी जो पहले टॉल पर्पल है और ड्वार्फ वाइट है, यानी 9:1,
वो है उसका पेरेंटल टाइप। तो सिस कॉम्बिनेशन में जब दोनों डोमिनेंट एक साथ और दोनों रिसेसिव एक साथ हो तो रिकॉम्बिनेशन होगा 3:3, और ट्रांस कंडीशन में जब एक डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव हो तो रिकॉम्बिनेशन होगा 9:1। अब ऐसा क्यों? तो जो F1 जनरेशन है वो F1 जनरेशन कैसा था? तो हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P स्मॉल p। अब जब इसने गैमीट बनाया तो 4 तरह का कॉम्बिनेशन बनाया बराबर बराबर अनुपात में, कैपिटल T कैपिटल P, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P और स्मॉल t स्मॉल p। अब ये 4 कॉम्बिनेशन मेल फीमेल दोनों में बनेंगे, दोनों तरह के गैमीट में बनेंगे। तो ये 4 जीनोटाइप हो गए गैमीट के, और ये चारों जीनोटाइप मेल के फीमेल के बाकी चारों जीनोटाइप से बराबर बराबर संभावनाओं के साथ क्रॉस करेगा। तो जैसे F1 में रिजल्ट क्या आया था? मोनोहाइब्रिड में तो 3:1, तो टॉलनेस के लिए जो 3:1 था, कलर के लिए भी 3:1 था। तो 3:1 और 3:1 को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, दो सेट को मिलाकर इंटरसेक्शन तैयार करेंगे, यूनियन करेंगे, तो हम क्या देखेंगे? 3:1 इंटू 3:1 क्या बनेगा इसका कॉम्बिनेशन? तो 9:3:1। यही हो गया 9:3:1। अब देखिए कैसे बना। तो ये 4 तरह का जीनोटाइप देखिए, मान लिया कि इस कतार में मेल गैमीट है और इस रो में है फीमेल गैमीट। तो हर फीमेल गैमीट को मेल के चारों गैमीट से बराबर बराबर कॉम्बिनेशन करने का चांस मिला। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनते चला गया। आप पेन उठाइए, खुद से इस तरह से जीनोटाइप सेट कीजिए गैमीट्स के, और दोनों गैमीट्स को मिलाकर कौन कौन कॉम्बिनेशन बनेगा इसकी तैयारी कीजिए। अब हमने यहाँ पर 4 कलर का यूज किया है। तो जो रेड कलर में है वह सब के सब टॉल एंड पर्पल है, जो ब्लू कलर में है वो टॉल है लेकिन वाइट है, जो पर्पल कलर में है उसका फुल तो पर्पल है लेकिन हाइट है ड्वार्फ, और जो ब्लैक कलर में है वह ड्वार्फ और वाइट है। तो इस तरह से 16 में 4 सेट बने, लाल कलर के 9, ब्लू कलर के 3, पर्पल कलर के 3 और ब्लैक कलर के 1। तो यह हुआ 9:3:1। अब 9 कौन है? तो देखिए जीनोटाइप नंबर 1 चाहे जिससे यह कंबाइन करे, ये जीनोटाइप नंबर 1 एक कॉपी, जीनोटाइप नंबर 2 की 2 कॉपी, जीनोटाइप नंबर 3 की भी 2 कॉपी, और जीनोटाइप नंबर 4 इस डायगोनल एक्सिस पर 4 है। तो 1 2 2 4 ये रेशियो हुआ टॉल और रेड का, टॉल और पर्पल का, यानी एक फेनोटाइप में 4 जीनोटाइप बन गया। अब ये 3 देखिए, इसमें एक कैपिटल T, इसमें 2 कैपिटल T, तो ये टॉल होगा, लेकिन दोनों कॉपी स्मॉल p है, यानी ये वाइट होगा। तो ये 3 हो गए टॉल एंड वाइट। तो जीनोटाइप नंबर 5 और 6 1:2। अगला में भी आप देखिएगा जीनोटाइप नंबर 7 और 8, ये हो गया स्मॉल t, लेकिन यहाँ 2 पर कैपिटल P है, यहाँ एक कैपिटल P, यहाँ एक कैपिटल P है। तो 1:2 रेशियो हुआ इन 3 का, जो ड्वार्फ और पर्पल होंगे। और इस कोना में बेचारा अकेले होगा जो कि स्मॉल t और स्मॉल p होगा, यानी दोनों ही डबल रिसेसिव कैरेक्टर आएंगे। तो ये ड्वार्फ और वाइट बन जाएगा। अब देखिए टॉलरेट कौन है? तो पहला कॉलम 1 2 2 4 टॉल वाइट,
दूसरा कॉलम 1 2 ड्वार्फ पर्पल, तीसरा कॉलम 1 2 और वाइट 1। तो अगर आप इस तरह से जीनोटाइप लिखते हैं 1 2 2 4 1 2 1 2 1, तो आप इसके फेनोटाइप को तुरंत समझ जाइएगा। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से स्टैटिस्टिकल रिकम्बिनेशन तैयार कीजिए तो 1 to 1 मल्टीप्लाइड 1 to 1। टॉलनेस के लिए जीनोटाइप मोनोहाइब्रिड में क्या आएगा तो 1 to 1, और पर्पल कलर के लिए क्या आएगा तो 1 to 1। तो 1 to 1 इंटू 1 to 1 कीजिएगा तो रेशियो आएगा 1 to 1 2 4 2 1 to 1। तो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रेशियो लिखा मिलेगा 1 to 1 2 4 2 1 to 1, और कभी मिलेगा 1 2 2 4 1 to 1 to 1। सही पढ़ाई के लिए ये नीचे वाला जो हमने फेनोटाइप को लेकर जीनोटाइप बनाया, सही तरीका यही है एक्सप्रेस करने का। और अगर सिर्फ आपको किसी ऑब्जेक्टिव गाइड में ऊपर वाला कॉम्बिनेशन दिखलाया गया तो आप कुछ नहीं समझे, आप रट भले लिए, क्योंकि आप इसको देख कर नहीं समझ सकते हैं कि कितने में कौन सा कैरेक्टर है। यह 1 2 और ये 2 और ये 4 1 2 2 4, ये है टॉल एंड पर्पल। अब ये 1 2 टॉल एंड वाइट, ये 1 2 ड्वार्फ पर्पल, ये अकेला ड्वार्फ पर्पल ड्वार्फ वाइट। अब 3 अलग अलग क्वेश्चंस देखिए। सवाल है कि कौन सा ऐसा जीनोटाइप है जो दोनों ही लक्षणों के लिए होमोजाइगस है, प्योर है, यानी दोनों कैपिटल टी एक साथ या दोनों स्मॉल टी एक साथ, दोनों कैपिटल पी एक साथ या दोनों स्मॉल पी एक साथ। तो जीनोटाइप नंबर 1 5 7 9, प्रत्येक की संख्या होगी 1। 16 में 1 1/16 कितना वैल्यू आया तो 0.625 यानी 6.25%। यह है चारों जीनोटाइप, देख रहे हैं आप, दोनों ही कैरेक्टर होमोजाइगस है। पहला में और 5वां में दोनों कैपिटल टी है एक साथ, और पहला तथा 7वां में दोनों कैपिटल पी है एक साथ, 5वां और 9वां में दोनों स्मॉल पी है एक साथ। तो जब भी आपको होमोजाइगस डबल होमोजाइगस दिखाई पड़े, आप तुरंत निष्कर्ष निकालिएगा कि यह 16 में 1 होगा, यानी 6.25% होगा। अब दूसरा सवाल है कि हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। तो चौथा नंबर का जीनोटाइप जो टॉल एंड पर्पल था 9, सेट ऑफ 9 में 4 जीनोटाइप्स थे 1 2 2 4। तो चौथा नंबर का जीनोटाइप जो 4 था 16 में 4 यानी 25% हुआ। ये सबसे हल्का सवाल है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव गाइड में है, इसलिए अधिकांश बच्चे इसे याद कर लेते हैं। लेकिन पहले पर लोगों का ध्यान नहीं रहता है कि 4 तरह का जीनोटाइप है जो होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स होता है। अब अभी पूछा नहीं गया है ऐसा मत समझिएगा। एक अन्य सवाल है, तीसरा सवाल, कि कौन से ऐसे जीनोटाइप्स हैं जिसमें एक होमोजाइगस और दूसरा हेट्रोजाइगस होगा। तो जीनोटाइप नंबर 2 3 6 और 9, 2 3 6 और 9, ये 4 जीनोटाइप के 2 कॉपी होंगे। 16 में 2 यानी कि ये कैसे होंगे, ये गलत है, यहाँ पर 16 में 2 होंगे। तो 16 में 2 का मतलब 12.5%। ये कितना आएगा 2 out of 16, इट मीन्स 1/8। 1/8 मीन्स 12.5। रिमेंबर 8, 12.5।
तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो उसमें गलत क्वेश्चन, गलत आंसर, कन्फ्यूजन आंसर आंसर और सही आंसर सब रहते हैं। तो आपको एकदम ध्यान में रहना है कि नहीं, हमारे सर ने ये पढ़ाया था, यही सही है, इसके सिवा कुछ नहीं सही है, और वहाँ जा कर के एनालाइज करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अंदाज भी तभी सही होता है जब नॉलेज परफेक्ट हो। तो ये है चारों कॉम्बिनेशन। जीनोटाइप नंबर 2 2 कॉपी, 3 2 कॉपी, 6 इनकी भी 2 कॉपी, 8 इनकी भी 2 कॉपी। अब इतनी बात पढ़ने के बाद हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देना होगा। जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ द एलेल्स ऑफ द कंसर्न जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीनी संरचना, बाहर से दिखाई पड़ना फेनोटाइप, और अंदर में जीन की सजावट या बनावट, वह हो गया उसका जीनोटाइप। कितना होता है इसका वैल्यू? तो वैल्यू होता है 3 टू द पावर n, यानी एक जीन है तो 3, 2 जीन है तो 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9, 3 जीन रहेगा तो क्या होगा 3 क्यूब, कितना होगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और 4 जीन अगर हो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 81। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या था जीनोटाइप का F2 में? तो 1:1, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो गया? तो 1:1 इंटू 1:1। अब फेनोटाइप होता है जो दिखाई पड़ने वाला लक्षण है, यह है 2 टू द पावर n। तो एक कैरेक्टर के लिए 2, 2 के लिए 2 स्क्वायर 4, 3 के लिए 2 क्यूब यानी 8, और 4 के लिए तो 2 टू द पावर 4 यानी 16 होगा। तो जैसे जैसे हम जीन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, उसका जीनोटाइप, उसका फेनोटाइप मिक्सअप होते जाएगा, नया नया कॉम्बिनेशन बनते जाएगा। इसी को तो हम वेरिएशन कहते हैं। यही तो वह कारण है कि आप 2 भाई बहनों का चेहरा, स्वभाव, हर तरह का रूप गुण एक दूसरे जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ दिखाया गया कि 9331 है डाई हाइब्रिड में, एक तीसरा कैरेक्टर लिए उसमें 3:1 आ जाएगा। तो 9331 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3:1 से, तो 9 3 जा 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 1 3, 3 गुना 3 9, फिर क्या हो गया 3 3 1। तो ये जो हुआ 27:9:9:3 9331, ये 8 जीनोटाइप क्या हो गए? तो ये 9331 के फेनोटाइप को 3:1 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी 3 जीन रहने पर 8 फेनोटाइप होगा। लेकिन उसका जीनोटाइप कितना होगा? 27। दिखाई पड़ रहा है 8 प्रकार, अंदर से कितने प्रकार का है? तो 27 प्रकार का है। तो इस तरह मेंडल का नियम पूरी तरह से स्टैटिस्टिक्स के नियमों पर आधारित है। स्टैटिस्टिकल रिकॉम्बिनेशन बड़े सैंपल पर, बड़े आकार के सैंपल पर किया जाता है, और रैंडम एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र रूप से कॉम्बिनेशन करने की क्षमता पर किया जाता है। इसलिए हम लोग इस नियम को कहते थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र रूप से कोई भी अलेल दूसरे अलेल के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो F2 में आपने जो 4 तरह का कॉम्बिनेशन देखा फेनोटाइप का, या 9 तरह का कॉम्बिनेशन देखा जीनोटाइप का, यही डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट तीसरा नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाता है। अब कल्पना कीजिए थोड़ा सा कि अगर आदमी में हर एक क्रोमोसोम से एक जीन लिया जाए तो 23 जीन लिया जाएगा। प्रत्येक का 2-2 अलेल्स यानी कि 46 होगा। तो उनमें फेनोटाइप कितने होंगे?
तो 83,88,608 प्रकार के, यानी एक पेरेंट को, एक वाइफ एंड हस्बैंड को कितने प्रकार के संतान हो सकते हैं? तो 83,88,000 में से कोई एक या दो या तीन। और उनका जीनोटाइप कितना हो सकता है? तो 94 अरब बिलियन 143 लाख 94 बिलियन 143 मिलियन 17,08,827, यानी ये तो अनंत प्रकार का है। इसलिए दो भाई बहन कभी भी एक जैसा नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब आप सभी से मेरी यह सलाह है कि अगर जेनेटिक्स को आगे समझना है तो आपको मेंडल के दूसरे नियम पर आधारित जो तरह तरह के गैमीट बनने की प्रक्रिया, गैमीट के फर्टिलाइजेशन के बाद जीनोटाइप बनने की प्रक्रिया और उस जीनोटाइप के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं यानी फेनोटाइप बनने की प्रक्रिया को सिंबल्स बदल बदल करके प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर आगे आप लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, और थोड़ा कठिन है, +2 के बच्चों के लायक नहीं है वो टॉपिक, लेकिन ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वह है इंटरेक्शन ऑफ जीन। तो जीन इंटरेक्शन समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको इस चैप्टर पर कमांड होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।